हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ। यानी कि अगर किसी कंडक्टर को या सेमीकंडक्टर को या इंसुलेटर को, तीन ही टाइप के आपके पास मटेरियल है ऑन द बेसिस ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उनका अगर टेम्परेचर चेंज करना चाहें तो उस टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल सीबीएसई, एचपीएससी और दूसरे स्टेट बोर्ड्स में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये टॉपिक हम डिटेल में करने जा रहे हैं कंडक्टर के लिए। अलॉन्ग विद कंडक्टर, when we are going to sum up this topic, we also discuss about the semiconductors and insulators. लेकिन फर्स्ट वी स्टार्ट दिस टॉपिक विद कंडक्टर। कंडक्टर वो है जिनके पास ऑलरेडी बहुत मात्रा में, बहुत अमाउंट में, बहुत नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन उनके पास ऑलरेडी है तो यानी कि वहां पर आपको अलग से एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पैदा करने के लिए। दे ऑलरेडी हैव इनफ अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू पास द करंट या टू पास द चार्ज, या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट को फ्लो कराने के लिए कैरियर्स हमारे पास है वहां पर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि कैरियर ऑलरेडी है। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ये कोई कंडक्टर है, ये टर्मिनल बैटरी से कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, किसी बैटरी से हमने इनको जोड़ दिया है। करंट तब फ्लो होगा जब एक चार्ज पार्टिकल यहां से निकल के इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। यहां से अगर पॉजिटिव चार्ज निकला है तो दूसरे में उसको पहुंच जाना चाहिए, तब करंट पास आउट होगा। लेकिन होता क्या है, ये कंडक्टर है तो इसके पास ऑलरेडी फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा है। इसको नीड नहीं है एक्स्ट्रा की कहीं से कुछ सोर्स की, ऑलरेडी फ्री चार्ज कैरियर इसके पास है। ये मूव कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं। अच्छे अमाउंट में करंट इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। बट हमने क्या किया, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, एरिया वही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही इतने ज्यादा है, लेकिन इस टेम्परेचर के वजह से हीट बढ़नी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन पहले जिस भी एनर्जी से मूव कर रहे थे अब उनके पास एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्सटर्नल सोर्स बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दी, उन्होंने एनर्जी गेन करना शुरू कर दिया। एनर्जी गेन कर रहे हैं तो पहले जिस स्पीड से भाग रहे थे अब उससे ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, एक हॉल आपके कैंपस में, स्कूल में है, 500 स्टूडेंट उसके अंदर रह सकते हैं, बैठ सकते हैं किसी फंक्शन में। अगर आप उनको लाइन वाइज चलने के लिए बोलें उस हॉल में कि 500 बच्चे जो हैं 10-15 लाइनें बना के लाइन वाइज चलें आराम आराम से, वन हैंड का डिस्टेंस लेके, लेकिन सडनली कोई ये बोल दे कि उस कैंपस के अंदर बम है, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर ने अफेक्ट कर दिया, तो फिर बच्चे वन हैंड का डिस्टेंस भूल के एकदम से स्पीड भी बढ़ जाएगी भागने की और वहां पर अफरा तफरी मच जाएगी। तो जो बच्चे पहले लाइन में आराम से यहाँ तक पहुंच रहे थे, हॉल के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहे थे, अब हो सकता है भगदड़ मचने के बाद वो यहाँ तक पहुंच ही ना पाए, रास्ते में एक दूसरे से टकरा कर गिर जाए, है ना पॉसिबिलिटी। वही सेम चीज यहाँ हो रही है। जब टेम्परेचर का फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था तो कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर इजीली मूव कर रहे थे, आराम से ये यहाँ जा रहे थे, ये यहाँ आ रहे थे, करंट फ्लो हो रहा था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनको एनर्जी ज़्यादा मिल गई, उन्होंने ज़्यादा तेज भागना शुरू कर दिया और एकदम से भगदड़ मच गई। उस भगदड़ की वजह से अगर पहले बिना टेम्परेचर के 100 चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अब उस भगदड़ की वजह से आपस में अपोजिट चार्ज आयन जो है वो टकरा के न्यूट्रल हो गए। अब जो संख्या है आफ्टर टेम्परेचर यहाँ से 100 तो निकले, लेकिन यहाँ पर कितने पहुंचे,
70 पहुंचे, 30 रास्ते में ही टकरा गए आपस में। तो जब 100 पहुंच रहे थे तो मान लीजिए करंट 100 एम्पियर पहुंच रहा था, लेकिन अब करंट कितना पहुंचा 70। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के अंदर करंट बढ़ा? आंसर इज नो। बिना टेम्परेचर बढ़ाने से ही नॉर्मल जो कंडीशन थी उसमें तो करंट 100 था, अब करंट कितना हो गया 70। और अगर कहीं पे करंट डिक्रीज हो जाता है तो इसका मीनिंग है वहां पर क्या इंक्रीज हुआ है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। तो कंक्लूजन अगर हम निकालें तो हम क्या कहेंगे कि अगर किसी कंडक्टर में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या इंक्रीज हो जाता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से करंट का अमाउंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला भी ट्राई कर लेते हैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मान लेते हैं लेट R1 इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस R1 था, स्टार्टिंग कंडीशन। फिर आपने टेम्परेचर को T2 कर दिया, पहले से बढ़ा दिया। अब आपको पता अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा और रेजिस्टेंस कितना हो गया? R2। अब ये आपको कंफर्म है कि T2 बढ़ा है। अगर ये 40 था तो ये 50, 60, 70 कुछ ना कुछ 40 से ज्यादा है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस 50 ओम था तो टेम्परेचर बढ़ने से ये भी 50 से ज्यादा ही हुआ होगा। ठीक है, तो इंक्रीज कितना आया रेजिस्टेंस में? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब R2 है, पहले R1 था, दोनों को माइनस करेंगे तो आप निकाल सकते हो कितना इंक्रीज आया। ये जो इंक्रीज है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो बुक्स में आपको डायरेक्टली रिलेशन दे दिया जाएगा इनका, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से रिलेटेड। R की जगह रो रख देंगे तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, सेम थिंग है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस का लिया, एक सिंपल सा सीधा रिलेशन आपको दे देते हैं जो हम यहाँ पर हम ड्राइव करने वाले हैं। तो आपको समझना है चीज़ों को कि वो रिलेशन आया कहाँ से, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, सीधा रिलेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। और जो बातें हमने डिस्कस की कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है वो आपको डायरेक्ट लिखी हुई मिलेगी, समझाई नहीं जाएंगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप इस चीज़ को। ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है R2 माइनस R1, ये प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे उतना ज्यादा क्या चेंज होने वाला है? रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो सिमिलरली जितना ज्यादा चेंज होगा टेम्परेचर का उतना ही ज्यादा चेंज मिलेगा आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऑल्सो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल वैल्यू कितनी ली है। अगर इनिशियल वैल्यू स्मॉल है तो चेंज भी स्मॉल स्मॉल नजर आएगा आपको। किसी की वैल्यू आपने 0.0 ohms में ली है तो एकदम से पॉइंट का थाउजेंड्स थोड़ा ना हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, वो चेंज भी धीरे धीरे बढ़ता है। जितनी बड़ी वैल्यू ली होगी उतना बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। तो जो चेंज है रेजिस्टेंस का वो इन दो फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि कितनी इनिशियल वैल्यू थी स्टार्टिंग में और कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आपने वहां पर किया है। दोनों फैक्टरों को कंबाइन अगर करें तो R2 माइनस R1 इक्वल है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है R1 T2 माइनस T1। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं यहां से। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाई एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था यहाँ तक। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगा के कांस्टेंट जो है वो अल्फा ले लिया है। थोड़ा सिंपल मैच करता है इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ आ गया R1 T2 माइनस T1। अल्फा को एक तरफ ले जाएं तो अल्फा इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1
अपॉन में R1 T2 माइनस T1। ये वो रिलेशन है जो बुक्स में आपको डायरेक्ट लिखा दिखाई देगा। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। और अगर आप चाहते हो कि यहां से एक रिलेशन और हम निकाल लें, वो रिलेशन किस चीज का है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दें कि पहले टेम्परेचर क्या था, अब टेम्परेचर क्या है, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कितना था और ये वाला रेजिस्टेंस आपसे पूछ ले, तो एक फॉर्मूला हम यहाँ से भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से भी है कि इस R1 को आप इस तरफ ले जाओ तो R2 इक्वल हो जाएगा R1, ये R1 इस तरफ आ गया, प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1। R1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला भी आपको बुक्स में डायरेक्ट लिखा दिखाई देगा कि सेकंड रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। और एक फॉर्मूला ये है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस अल्फा की वैल्यूज पे आ जाते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। देखो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहेगी कंडक्टर के लिए और अल्फा नेगेटिव रहेगा हमेशा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। कैसे वो देख लो, यहां पॉजिटिव कैसे है कंडक्टर के केस में, क्योंकि कंडक्टर के केस में जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा आएगा, इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, तो R2 हमेशा बड़ा होगा R1 से, T2 बड़ा होगा T1 से, तो ये वैल्यू सॉल्व करके हमेशा पॉजिटिव आएगी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। होल पूरा जो आपका कैंपस का है वो खाली पड़ा है, 2 से 4 बच्चे ही हैं। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो 2 से 4 बच्चों में भगदड़ नहीं होनी, वो तो इतने बड़े होल में आराम से भाग लेंगे। तो यहाँ तो पहले करंट बहुत कम था, वो 2-4 बच्चे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंच नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया उन्हें एनर्जी मिली, नए बच्चे पैदा हुए, वहां पर नए चार्ज कैरियर पैदा हुए और उन्होंने क्या कर दिया, एक एंड से दूसरे एंड तक भागना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जो करंट कम था वो करंट अब बढ़ना शुरू हो गया। और अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर की वजह से करंट बढ़ना शुरू हो गया है तो यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। दोबारा सुन लीजिए कंक्लूजन। कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो यानी कि T1 पे अगर रेजिस्टेंस R1 था तो T2 पे हो तो जाएगा R2, लेकिन ये R2 R1 से छोटा होगा। और अगर R2 R1 से छोटा है तो ये वैल्यू ऊपर माइनस में आएगी। छोटे में से बड़ी चीज माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव रहती है किसके लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। आपने इसको बहुत अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेनी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है।